नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। आज थोड़ा सा हटते हुए लेकिन टॉपिक को वहीं रखते हुए आज हम लोग यूपी टेट का 2017 का प्रीवियस ईयर का पेपर लगाएंगे, जो कि सिर्फ मैथ सेक्शन का होगा। इस वीडियो को मैंने नाम दिया है आईना वीडियो। वो नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग मैथ को अंडररेट करते हैं या ये सोचते हैं कि अरे हम मैथ्स तो कर ही लेंगे, या ये सोचते हैं कि हम मैथ्स को बिल्कुल छोड़ के जाने वाले हैं, उन सभी के लिए ये एक आईना है। ये पेपर 2017 का मेरे एक फ्रेंड के पास मुझे ये मिला, और जब मैंने उस पेपर को देखा तो मैंने सबसे पहले मैथ सेक्शन खोला। मैथ सेक्शन को खोलते ही मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि जो पेपर का स्टैंडर्ड है यूपी टेट का 2017 का, इतना बढ़िया स्टैंडर्ड था। आप उस पेपर से ही एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो लेवल है वो केवल बढ़ना है। मार इतनी ज़्यादा है, कंपटीशन इतनी ज़्यादा है कि कोई भी सेक्शन को आप छोड़ तो सकते ही नहीं है। जो लोग ये सोच के जाते हैं ना, एक दिन मैं एक से बात कर रहा था तो उसका कहना था कि अरे मैंने मैथ्स तो यार बस मैंने सोच लिया है कि बस जितने आ गए। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा, आप छोड़ के जा रहे हैं, आपका कंपटीटर छोड़ के नहीं जाएगा। आप 20 नंबर यूपी टेट में 30 नंबर और सुपर टेट में 20 नंबर आप अगर जुआ खेल के जा रहे हैं, तो जो सिलेक्शन में आप अपने 80% भी सोचते हैं ना, तो उसको आप कम करके 50% कर लीजिए, क्योंकि एक एक नंबर से मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है और आप लोग तो एक सेक्शन को ही दाव पे लगा के जा रहे हो। जो लोग कहेंगे कि सर हमारी मैथ्स है ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो बीए के स्टूडेंट थे, मैथ्स हमारे पास थी ही नहीं, तो भाई अगर आप ये सोच के पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर देने मत जाइए, क्योंकि आप तो बीए वाले हैं या फिर आपके पास मैथ्स थी ही नहीं। अब ऐसे जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो कहते हैं हमारे पास जीएस थी नहीं तो हम जीएस छोड़ के चले जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वक्त जो कंपटीशन है वो पीक पर है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट पिछली बार से 4 गुना होने वाले हैं। आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो सेक्शन छोड़ने का जो सोच के जा रहे हैं, मुझे भाई उन पे तरस आने वाला है। आप लोग ऐसा मत करें और या तो पेपर देने ही मत जाएं। इसलिए ये आईना वीडियो बनाना पड़ा, वरना प्रीवियस ईयर पे मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला था। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ टू यू हैव अ लुक कि रियल में आप कहाँ पे खड़े हैं। तो जो लोग मैथ्स जिनकी अच्छी है उनको भी एक आईना ये इसलिए होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इतने बढ़िया हैं। और सबसे प्रॉब्लम यूपी टेट के सुपर टेट के पेपर में होती है टाइम मैनेजमेंट। पेपर इतना बढ़िया है मैथ्स का कि आपको इसको करने में कम से कम 30 मिनट लग जाएंगे। तो जो 30 नंबर के लिए 30 मिनट वो लोग निकाल पा रहे हैं जिनकी मैथ्स अच्छी खासी है। जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो उनको तो 1 घंटा केवल अकेले चाहिए मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। तो भाई ये खाली समय है, इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जो लोग कर ले जाएंगे वो सफलता पाएंगे, जो यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे वो लोग शायद फिर से किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते दिखें। चलिए बातें बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था, एक दो नहीं 2-3 लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि सर पेपर कब होंगे। मैं हर वीडियो में बताता हूँ 22 में चुनाव है। इस साल के एंड तक मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर तक हर हाल में सुगबुगाहट चालू नहीं, एक आध पेपर होने की डेट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम अभी कैंसिल हो रहे हैं वो सब उठ के सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास जा रहे हैं। तो उसी से आप लगा लीजिए आइडिया। और चुनाव को देखते हुए मेरे हिसाब से सितंबर में आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका होगा फिर से, और अक्टूबर या नवंबर में आपका यूपी टेट क्लियर हो चुका होगा और सुपर टेट की सुगबुगाहट चल रही होगी। तो पढ़ते रहिए, समय आप लोगों के पास नहीं है। एक ने पूछा था मेरिट कैसे मुझे अपना ज़िला कैसे मिलेगा। तो भाई एक ही सॉल्यूशन है, मेरिट। जितने नंबर ले आएँ, जितना सेफ खेल जाएँ, आपको अपना घर मिल जाएगा। जितने आप कम नंबर पे होंगे उतना दूर आपको अपने ज़िले से घर से जाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं पेपर को। मैं उन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं कराने वाला जो पेडागॉजिकल हैं। मेरा यहाँ पे मेन मतलब सिर्फ उन क्वेश्चंस पे है जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, मतलब टाइम टेकिंग, या फिर जो लोग मैथ्स को हल्के में लेके जा रहे हैं। तो पेडागॉजिकल चीज़ों को मैं छुड़वा दूंगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसको आंसर आते हो पेडागॉजिकल वो ग्रुप चैट पे बता दीजिएगा, मैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके आंसर्स चेक कर लूँगा। पहला क्वेश्चन है भाई, देखिए, इफ़ 24 is 2/3 of 3/4 of a number, then what will be 1/4 of that number? हिंदी में पढ़ लेते, बगल में दिया हुआ है। किसी संख्या के 3/4 का 2/3
24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन टाइम 1 मिनट के लगभग ले ही लेगा। देख लेते हैं भैया इसका सॉल्यूशन फटाक से। मान लेते भाई वो नंबर x है जिसका 2/3 करके 3/4 करना है, तो भैया हमने उसको x मान लिया। x का 2/3 करो, देखिए जो ऑफ होता है ना वर्ड ऑफ, बॉडमास रूल में जो ऑफ है उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो बोल रहा है उस नंबर का 2/3 का 3/4, मतलब पहले उस नंबर का 2/3 करिए, फिर उसी का 3/4 करिए, और वो किसके बराबर आएगा, 24 के बराबर आएगा। यहाँ देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया, 3 से 3 काट दिया है क्योंकि ये कट जाएगा, और 2 से काटा है, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा यहाँ पर 1/2, तो x इंटू 1/2, 24 यहाँ पे चल ही रहा था। ट्रांसपोजिशन आपको आना चाहिए, इक्वल टू के इधर उधर प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। तो देखिए 2 यहाँ पर नीचे है, डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू 24 इंटू 2, मल्टीप्लाई किया तो आया x इज इक्वल्स टू 48। लेकिन क्वेश्चन में लास्ट में एक चीज़ और जोड़ी थी, क्या पूछी थी कि व्हाट विल बी द 1/4 ऑफ दैट नंबर। हमको वो नंबर नहीं ढूंढना, उस नंबर का 1/4 का आंसर चाहिए। तो नंबर मिला हमें 48, 48 का 1/4 करना है, 1/4 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 12। तो जो पहला क्वेश्चन था इसका जो आंसर है वो सेकंड होगा, दैट इज़ 12। जो आंसर मेरे मित्र ने लगाए हैं वो आंसर बिल्कुल नहीं है, जो आंसर मैं बोल के लगाऊंगा उनको ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं 30 में शायद उसने 12 नंबर का ही केवल मैथमेटिक्स किया था, इसलिए उसने 12 लिखा है। सोच लीजिए कितनी स्थिति खराब हो सकती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2√10। देखिए जो पिछली वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने टॉपिक को कवर किया, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो आप देख सकते हैं वो टॉपिक आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का, तो पहला ही था बिल्कुल नंबर्स, प्ले विद नंबर्स, वो आ गया। दूसरा टॉपिक स्क्वायर रूट आ गया आपका। अब स्क्वायर रूट आया भी है तो बड़ा बवाल आया है कि वो भी रूट लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को वो ही लोग कर पाएंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन पहले कभी किया है, वरना आप लोग नहीं कर सकते, इसकी भी गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो जो मैथ वाले हैं भाई आप होपफुली पहले अपने आप लगाएंगे, फिर आप आंसर पे जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग खोलिएगा और फिर आंसर देखिएगा। देखिए क्या है कि स्क्वायर रूट निकालना है 7 + 2√10 का, तो मैंने लिख दिया कि इस पूरे का स्क्वायर रूट 7 + 2√10। देखिए अब एक प्रॉपर्टी है जो कि आप सबको पता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होती है, वो a² + b² + 2ab, वो एक प्रॉपर्टी है, उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हमको वो प्रॉपर्टी अभी दिख नहीं रही, बट हम वो प्रॉपर्टी बनाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि जो ये स्क्वायर रूट है वो किसी तरीके से हट सके। उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो ये 7 है इसको तोड़ देंगे, किसमें, 2 + 5 में। अब आप कहोगे सर ये कैसे, तो भाई देखो 2 + 5 लिखो चाहे 7 लिखो, मतलब तो एक ही है ना। क्वेश्चन में कुछ बदलाव नहीं करने हैं, नया कुछ जोड़ना नहीं है। ये ध्यान रखना है कि जो बेस क्वेश्चन था वो वैसे का वैसा रहे, मतलब 7 को 2 + 5 लिखोगे तो भी 7 ही रहेगा, इतना आप चेंजेस कर सकते हैं। और इस √10 को मैंने क्या लिख दिया, √2 × √5, और ये बाहर 2 था ही। फिर से समझते हैं, 7 को लिखा है 2 + 5 और इस √10 को लिखा है √2 × √5। ठीक हो गई बात। अब यहाँ से हमको फॉर्मूला बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हम √2 का स्क्वायर लिखेंगे। क्यों भाई, देखिए √2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है कि √2 × √2, ठीक, और √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है। तो देखो हम 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं और √2 × √2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कितनी अच्छी खासी मैथमेटिक्स यहाँ यूज़ हो रही है। जिन लोगों को मैथ्स नहीं आती वो लोग के दिमाग चकराने वाला है, इसीलिए बोला था आईना वीडियो है, आईना देख लीजिए, इतनी आसान मैथ्स नहीं आने वाली। और जिनको मैथ आती है तो उनको भी अपने सारे कंसेप्ट को शार्प रखना पड़ेगा, तभी काम आपका चलने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, इस 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर, इसी तरीके से 5 को लिख देंगे √5 का स्क्वायर, और यहाँ पर तो था ही 2 × √2 × √5। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना, देखिए फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। देखिए हमको क्या क्या दिख गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब हमको ये वाला पूरा पार्ट मिल गया। जो हमको ये पूरा पार्ट मिल गया तो हम किसके पास चले जाएंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के पास चले जाएंगे। अब ये चीज़ें भैया मैथ्स की चीज़ें ही हैं और ये आपको समझनी ही पड़ेंगी। तो आपने इस पूरे फॉर्मूले को कन्वर्ट करके लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने की है, मैंने क्या किया है, इस स्क्वायर से इस रूट को काट दिया है। तो देखो भाई इसको थोड़ा समझ लीजिए कि ये होता क्या है बवाल। टेक्निकल बात करूँ तो क्या होगा, देखिए टेक्निकल बात समझिएगा। जो ये रूट होता है ना, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं पावर में। इस रूट को हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पर, जो ये ब्रैकेट में √2 प्लस √5 है, इसके ऊपर स्क्वायर भी था और जो ये रूट था इसको मैं पावर में क्या लिख दूंगा, 1/2, तो जिससे 2 ये 2 कट जाता है और पावर बचता है 1। ये कंसेप्ट है। बाकी रही बात व्यवहारिक, हम क्या करते हैं, ध्यान रख लीजिए, रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, ये व्यवहारिक है, आप समझ लीजिए। तो भैया ये रूट से स्क्वायर ही कट गया, आंसर आया √2 प्लस √5। देख लेते हैं भाई कहाँ है √2 प्लस √5, √2 प्लस √5 आपका ऑप्शन नंबर 3। कितना अच्छा कंसेप्ट, डीप कंसेप्ट। केवल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लग रही है, यहाँ स्क्वायर रूट भी लग रहा है, सभी चीज़ें लग रही हैं। तो आपको कितने अच्छे से मैथमेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पेडागॉजिकल क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है। इसका आंसर जिसको भी आए कमेंट में बताइएगा, उसका नाम अगले वीडियो में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ 3/5 पार्ट ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज 36, देन द नंबर इज व्हाट। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वो संख्या क्या होगी। आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका आंसर। किसी भी नंबर का, तो नंबर को x मान लिया गया, का 60% का 3/5वां भाग, तो 60% निकाला, उसका 3/5वां भाग लिखा, 36 है। बताइए आंसर क्या होगा। सॉल्व कर देते हैं तो 12 पंजे 60 होता है, पता ही है। तो बचा 3 × 12/100 x 36। जो चीज़ निकालनी है, मतलब x निकालना था, तो उसको हमने एक तरफ किया है और बाकी सबको उठा के इक्वल टू के उधर ले जा रहे हैं। तो जो चीज़ डिवाइड में थी वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में थी वो डिवाइड, मतलब नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो 36 × 100 हो गया और नीचे 3 × 12 आ गया। फटाफट काट देते हैं, तो देखिए 12 × 3 = 36 होता है, तो 36 से 36 कट गया, आंसर बचा 100। आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको देखने के 1-2 मिलेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप हर हाल में अटेम्प्ट करके सही करेंगे। तो इसी तरीके से जो आप खाली छोड़ के इसको जा रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कम से कम 12-15 नंबर तो आप ला ही सकते हैं, जिनकी मैथ्स बिल्कुल ज़ीरो है। तो आंसर क्या हो गया, इसका फर्स्ट आंसर हो गया, दैट इज़ 100। अगला क्वेश्चन है पाई इज एन, तो ये पता होना चाहिए, पाई एक इरेशनल नंबर है, कॉमन क्वेश्चन है। 96 क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ a/3 = b/4 = c/7, देन द वैल्यू ऑफ a + b + c अपॉन में c। इस क्वेश्चन को करने के लिए जरा हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्या बोल रहा है, a/3 = b/4 = c/7। अब कुछ लोग कहेंगे कि डायरेक्टली इसको आप a/b/7 लिख देंगे, 3/4/7, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। कंसेप्ट समझिए क्या होता है। 2 का पेयर बनाते हैं। सबसे पहले आप a और b का पेयर बनाएंगे, तो देखिए कैसे होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। a/3 = b/4। रेशियो का मतलब तो जानते ही होंगे, a/b का मतलब होता है a/b, 2/3 का मतलब होता है 2/3। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस b को नीचे ले आएंगे और 3 को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो a/b हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। अब a/b का मतलब क्या होता है, a/b, तो a/b क्या हो गया आपका 3/4।
सॉरी माफ़ करिएगा, क्या हो जाएगा 3:4। इसलिए मैंने A/B 3:4 लिख दिया। इसी तरीके से B और इसको लेंगे C को, तो देखो भाई C नीचे 4 ऊपर, तो B/C कितना हो जाएगा 4:7। अब एक और कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, A/B B/C ऐसा अगर फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन है जिसमें B दोनों सेम हो गए तो कुछ नहीं करना होता, सीधे तीनों का रेशियो 3:4:7 बन जाएगा, क्योंकि B दोनों में कॉमन है। जब B कॉमन नहीं होता है तो उसके लिए अलग चीज़ करनी पड़ती है, वो भी एक अलग कंसेप्ट होता है। वो रेशियो है, देखिए रेशियो वाला चैप्टर फिर से आपका आ चुका है अच्छे से। तो क्या बना, A/B/C बन गया 3:4:7। आपको A B C की वैल्यू मिल चुकी है, फटाफट रख दीजिए, A की जगह 3, B की जगह 4, C की जगह 7/7, ऐड करेंगे तो 14/7, आंसर आ गया 2। क्या हो गया आंसर इसका आंसर हो गया 2, दैट इज़ थर्ड पार्ट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप समझ लीजिए पेपर में मैथ्स आपका क्या हाल करने वाली है। द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस इन दिस, ये तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग कर लेंगे। देखिए जब यूनिट डिजिट केवल पता करनी होती है, केवल यूनिट डिजिट, तो भैया पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ करते ये हैं कि जितने भी यूनिट डिजिट्स हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट डिजिट पता करने के लिए, इकाई का अंक पता करने के लिए केवल इकाई के अंकों का ही गुणा होता है। जैसे यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है, देख सकते हैं आप 8 और 6, तो 8 6 48 होता है, तो आप लिख लीजिए 48। अब क्या सिर्फ 8 ही रखना है, 4 से मतलब नहीं, क्योंकि इकाई का अंक ढूंढना है। अब यहाँ पर आया 9, तो 9 × 8 कर दीजिए, 9 × 8 करेंगे तो 9 72, 9 72। फिर केवल यूनिट डिजिट पकड़ लेंगे और 2, और अगला यहाँ पर देखो 312 है, तो यहाँ पर केवल 2 है, तो 2 2 4, तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ पार्ट, दैट इज़ 4। ध्यान रखिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, करीब 10-12 क्वेश्चन होंगे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कफन बांध के मत जाइए, कुछ तैयारी करके जाइए। अगर आपने सटीक 12-15 नंबर ले आए और 2-4 तुक्का मार के इसको 12-15-17 कर दिया, तो आप सोचिए आपकी मेरिट कितनी ऊपर पहुंच जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करने का ये सही वक्त है, इसको जितना आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं यूटिलाइज़ करिए। तो क्या करना है आपको, सिर्फ इकाइयों के अंक का ही गुणा करना है। गुणा करने के बाद भी जो नया नंबर आ रहा है उसका भी केवल इकाई अंक लेना होता है, जैसे यहाँ पर आपको मैंने करके दिखाया। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन बोला है द HCF एंड द LCM ऑफ द टू नंबर्स आर 12 and 72 respectively. If the sum of these numbers is 60, then one of the numbers will be. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और HCF LCM का ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल देखा जाता है। ज़्यादातर HCF LCM का क्वेश्चन यही आता है, घुमा फिरा के आता है। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त व लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 12 व 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से एक संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेते हैं, लंबा सॉल्यूशन है, समझना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है, यदि आप किसी भी दो नंबर के HCF और LCM को आपस में गुणा करें, HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो वो किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। मतलब उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और उन दोनों के HCF LCM को मल्टीप्लाई करो तो आंसर इक्वल आता है। बात समझ में आई। HCF को लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त LCM को मल्टीप्लाई करो तो वो किसके बराबर होंगे, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, उन दोनों के गुणा के बराबर, जो कि सबसे ऊपर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रट लीजिएगा। अब भैया नंबर कौन कौन से मान लेते हैं, x और y दो नंबर थे, क्योंकि नंबर तो पता नहीं है। दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, 60, क्वेश्चन में गिवन था, दोनों को जोड़ने पर 60 आता है। तो भैया हम क्या करेंगे, हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू क्यों निकाल लेंगे, देखिए इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि जब दो वेरिएबल हो जाते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए होती हैं। अब यहाँ दो इक्वेशन तो बनने वाली नहीं है, इसलिए हम दो वेरिएबल की जगह एक ही वेरिएबल रखेंगे। मतलब हमने y की वैल्यू निकाल ली 60 - x, तो अब वो दो नंबर कौन कौन से हो गए, पहला नंबर हो गया x और दूसरा नंबर हो गया 60 - x, दोनों नंबर हो गए। क्वेश्चन में क्या बोला था, ध्यान से सुनिए, दोनों का जोड़ 60 होता है
एक नंबर x माना तो दूसरा नंबर 60 माइनस x हो गया। अब आते हैं फॉर्मूले पर। HCF और LCM 12 72 गिवन था, लिख लिया, और वो दोनों नंबर कौन हो गए 60 गुणे 60 माइनस x। फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी। अब सॉल्व करने की बारी आती है। तो देखिए भैया यहाँ पर क्लास 9th का कंसेप्ट है, मिडल टर्म स्प्लिट करके रेशनलाइज करना है, इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, सॉरी। तो जो फैक्टराइजेशन है वो क्लास 9th में आता है, 9th क्लास का कंसेप्ट है। एक बार में कंसेप्ट तो समझा पाएंगे नहीं क्योंकि फैक्टराइजेशन तो पूरा चैप्टर है क्लास 9th में, बट फिर भी समझ लीजिए ध्यान से। क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले तो भाई गुणा कर रहे हैं। x को 60 से गुणा किया तो 60x आया, और x को x से गुणा किया तो x² आया, और साइन लगा था माइनस का तो माइनस का x²। सभी को हम एक पास ले आए हैं, x² माइनस 60x प्लस 884। इन दोनों को उठा के मैं इसके पास ले आया हूँ। तो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, मतलब देखिए 60x प्लस का था तो यहाँ पर आके माइनस का हो गया, और ये माइनस का x था तो यहाँ पर देखिए कि ये प्लस का x हो गया। अब आप कहेंगे कि आपने x² पहले क्यों लिख दिया, तो भैया ये भी कंसेप्ट है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है तो वो x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखी जाती है, मतलब सबसे बड़ी जो पावर होती है वो पहले ही लिखी जाती है, इसलिए हमने पहले x² को ही लिखा है। अब देखो भाई मिडल टर्म स्प्लिट, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या करना होता है, आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 864 आए। आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई या गुणा करने पे 864 आए, और उन दोनों नंबर को जोड़ने या घटाने पर 60 आए। फिर से सुनिएगा, ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने हैं जिनको गुणा या मल्टीप्लाई करने पे 864 आए, और उनको जोड़ने या घटाने पर 60 आना चाहिए। तो वो दो नंबर अब ये कैसे ढूंढेंगे भैया, ये सब प्रैक्टिस का काम है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, फैक्टराइजेशन आपको आता होगा तो आप ये चीज़ ढूंढ पाएंगे, नहीं आता होगा तो फिर तो कफन आपने बांधा ही हुआ है। क्या करेंगे भैया, आप देखिए 60 था तो वो दो नंबर हमको मिले 24 और 36। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं माइनस साइन के साथ तो 60 आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो 864 आता है। कैसे आता है भैया देख लो, अगर माइनस का a है और माइनस का b है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में आंसर आता है। लेकिन जब हम इन्हीं दोनों को माइनस वालों को जोड़ते हैं, माइनस a माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस करना है, तो आंसर तो आया क्या a प्लस b, लेकिन दोनों नेगेटिव साइन के होते हैं, इसलिए जो ये आंसर आता है वो माइनस में आता है। इसीलिए -24 -36 करोगे तो आंसर आएगा माइनस का 60, लेकिन -34 और -36 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 864 आएगा। ये बात समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं भैया। अब हमने 60 को लिख दिया 24 और 36। अब देखो भाई इन दोनों में से x कॉमन लिया, देखो भाई x कॉमन लिया तो क्या बच गया x माइनस 24। इन दोनों में से -36 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 24। ब्रैकेट क्या बन गया, देखो भैया x माइनस 24 और x माइनस 36। फिर से देख लीजिए ज़रा, क्या करते हैं, कॉमन लेने के बाद दो चीज़ें जो बची, एक देखो ये कॉमन ब्रैकेट हो गया x माइनस 24, और एक ये x और एक ये माइनस का 36। तो ये पहला ब्रैकेट बना है x माइनस 36, दूसरा ब्रैकेट बना x माइनस 24। तो जो दो नंबर हो गए वो आपके कौन कौन से हो गए, 36 और 24। HCF और LCM आप लोगों ने क्लास 6th 7th 8th में पढ़ा होगा, बट ये वो वाला HCF LCM आपके पेपर में नहीं आने वाला। ये पेपर का लेवल अलग है, क्योंकि यूपी टेट देने वाले लाखों हैं, चुनने सिर्फ वो हैं जो कि बेस्ट हैं। जो लोग कफन बांध के जा रहे हैं उनको आईना दिखने लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या था। तो इसका आंसर माफ़ करिएगा 36 24 है। तो जरा 36 24 मतलब कोई भी एक ढूंढ के देना था, तो यहाँ पर 24 आपके पास है तो आप 24 पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन पेडागॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा ज़बरदस्त। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि बच्चे ने नोट गलत कर लिया है ब्लैक बोर्ड से देखकर, लेकिन जो नोट गलत किया है ना उसका आंसर बिल्कुल सही दे दिया है। बात समझिए, 3 + 2 लिखा था बोर्ड पे, बच्चे ने गलती से लिख लिया 3 + 5।
लेकिन 3+5 8 आंसर सही लिख दिया है। अब आप क्या करेंगे? तो ये क्वेश्चन सीटेट में कम से कम 4 बार पूछा जा चुका है, यूपी टेट में पूछा जा चुका है, इसलिए बता दे रहा हूँ। केवल बच्चा गलत नोट करता है, लेकिन गलत नोट करने के बाद अपने ही आंसर का सही आंसर देता है। नंबर कभी भी काटेंगे नहीं, पूरे नंबर आपको बच्चे को देने हैं, ना आधे ना जीरो, पूरे के पूरे। ये बहुत बार आया है इसलिए बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/2 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। मैंने आसान तरीका चुना है क्योंकि हमें पेपर में वहाँ पर आंसर लिख के नहीं दिखाना, सिर्फ टिक करना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए भैया, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो उसका सेलिंग प्राइस था, बेचने का मूल्य था, वो हमने 100 मान लिया। क्यों मान लिया भाई? हमारी मर्जी। आप उसको x माने, आप उसको 100 माने। 100 मानेंगे तो आंसर आसान हो जाएगा, x मानेंगे तो बवाल हो जाएगा। 100 मान लेते हैं क्योंकि हमको नंबर चाहिए, ज्ञान नहीं दिखाना। क्वेश्चन बोल रहा था कि जो CP है, मतलब बेचने की कॉस्ट प्राइस है, बेचने का जो मूल्य है वो खरीदने का जो मूल्य है वो बेचने के मूल्य के 3/2 है। तो हमने भाई मान लिया था 100, तो 100 का 3/2 निकाल लो, कितना हो गया? 150। मतलब आप कोई चीज़ खरीद 150 में रहे हैं और बेच 100 में रहे हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि ये तुक्का मार दिया, तुक्का नहीं मारा। ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। या तो आप इसको x लेके सॉल्व करिए, या तो आप कोई भी नंबर मान सकते थे। आप 100 मान लेते, आप 150 मान लेते, आप 200 मान लेते, वो आपकी इच्छा है। 100 माना, 100 का 3/2 किया क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था, तो 150 आ गया। अब आप खुद बताइए, खरीद 150 में रहे हो और बेच 100 में रहे हो, क्या हुआ? नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हो गया? तो भैया निकाल के दिखा दिया, 50 रुपये का नुकसान हो गया। तो लॉस परसेंट मतलब कितने का हानि, तो उसका प्रतिशत क्या है? हानि प्रतिशत, उसका फॉर्मूला होता है हानि इंटू 100/CP, मतलब लॉस इंटू 100/CP। वैल्यू रख दीजिए। तो 50 रुपये का नुकसान था, 100 रुपये थे, CP 150 निकाली थी। सॉल्व करेंगे, आंसर आया 100/3, मतलब 33 सही 1/3% का नुकसान। कहाँ गया भैया आपका 33 सही 1/3 का नुकसान? कहाँ गया भाई? आपका दूसरा पार्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सारे टॉपिक आप देखते चलिएगा। HCF LCM भी आ गया, प्रॉफिट लॉस भी आ गया, परसेंटेज सॉरी आ गया। अब अगला पार्ट देखिए क्या आ गया आपका, एरिया वाला, एरिया एंड पैरामीटर। क्वेश्चन है, द टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 660 मीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ इट्स ट्वाइस इट्स विड्थ। इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 11 मीटर देन द एरिया ऑफ द सीलिंग इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। मतलब लंबाई बड़ी है, चौड़ाई छोटी है, और कितनी बड़ी है? दुगनी है, 2 गुना है। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर होगी तो वो 20 सेंटीमीटर होगी, डबल। और कमरे की ऊंचाई हाइट 11 मीटर दी है, तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताओ। अब बात देखिए, कमरों की दीवार की थी और पूछ दिया छत के बारे में, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट के साथ है। ये क्वेश्चन वो ही कर पाएगा जिसको वाकई में एरिया एंड पेरीमीटर का चैप्टर अच्छे से पता होगा। पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। लेंथ उसके विड्थ से दुगनी है, तो विड्थ को पहले मान लो x, तो लेंथ हो जाएगी 2x। हाइट पता है और एरिया पता है चारों दीवारों का। अब ज़रा एक काम करिए, सभी लोग अपने कमरों में बैठे होंगे, कोई रोड पे तो बैठा नहीं होगा। अपने कमरे को ध्यान से देखिए। देख लिया, 4 दीवारें हैं, ज़मीन है, छत है। शायद किसी की छत ना हो, नहीं सबकी छत ज़रूर होगी। अब आप ध्यान से देखना, 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। अपने कमरे को ध्यान से देखिए, कौन सा लंबाई है, कौन सा चौड़ाई है और कौन सी ऊंचाई है। तो जो ज़मीन से चिपकी हुई चीज़ें हैं, ज़मीन से चिपकी हुई मतलब ज़मीन, तो देखेंगे एक है लंबाई और एक है चौड़ाई। जो ज़मीन होती है वो लंबाई और चौड़ाई से मिलके बनी होती है। जैसी ज़मीन है वैसी ही छत है, तो छत भी किससे मिलके बनी है? लंबाई से और चौड़ाई से।
बात समझिएगा ध्यान से। तो अगर आपको ज़मीन का और छत का एरिया निकालना है तो आपको कमरे की लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना होगा। एक बात क्लियर हो गई। अब जहाँ आप बैठे हैं उसके जस्ट सामने वाली दीवार को देखिए। अब आप देखेंगे कि ज़मीन जो ये दीवार है वो किससे मिलके बनी हुई है। वो देखिए लेंथ तो ज़मीन की चली आ रही है और अब दीवार खड़ी है तो ऊंचाई है, तो जो दीवार है आपकी वो लंबाई गुणे ऊंचाई से मिलके बनी है। और उसके जस्ट सामने वाली दीवार को देखेंगे तो वो भी लंबाई और ऊंचाई से मिलके बनी है। अब उस दीवार को देखिए जो आपके बगल में है, वो किससे मिलके बनी है, तो वो चौड़ाई और ऊंचाई से मिलके बनी है। और उसके जस्ट सामने वाली दीवार को देखेंगे तो वो भी चौड़ाई और ऊंचाई मतलब ब्रेड्थ और हाइट से मिलके बनी है। तो इससे हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो चारों दीवारें हैं, एक दीवार लेंथ और हाइट से मिलके बनी और उसके सामने वाली भी लेंथ इंटू हाइट से मिलके बनी। दूसरी दीवार वो ब्रेड्थ और हाइट से मिलके बनी और उसके सामने की ब्रेड्थ और हाइट की। मतलब हम इन चारों दीवारों का जब अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं एरिया का तो आंसर 660 आता है, ये क्वेश्चन कहता है। अब आप देखिए हाइट इन चारों में कॉमन है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है। हम इन चारों से एच को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचा, एक इधर एल, इधर एल, इधर बी, इधर बी, कोई दिक्कत नहीं। अब 2L थे तो ये 2L, 2B थे तो 2B। अब 2B कॉमन था तो 2 को भी बाहर निकाल लिया तो क्या हो गया 2H ब्रैकेट में L प्लस B। हम इस 2 को उठा के यहाँ ले आएंगे, जब ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो कितना हो गया 330। हाइट आपको कितनी गिवन थी 11, वो भी उठ के इधर आ गई डिवाइड करेगी तो कितना बचा सिर्फ 30। और 3x का जो 3 था मतलब ये सॉरी x प्लस 2x हो गया क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ हम दोनों मानी थी x और 2x, तो ये हो गया 3x। 3 भी उठ के यहाँ पर आएगा तो वो भी इसको डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ गई 10। क्वेश्चन में पूछा था छत का एरिया। छत का एरिया कैसे निकालेंगे, तो छत का एरिया बनता कैसे है, लेंथ और ब्रेड्थ से, जो कि ज़मीन का होता है सेम वैसा ही। तो लेंथ कितनी हो गई, तो देखिए लेंथ आपको पता था कि वो ब्रेड्थ का दुगुना है, तो अगर 10 निकली तो वो 20 हो गई, तो 20 इंटू 10 मतलब 200 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपकी छत का एरिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको दोबारा एक बार बैक करके फिर से पूरा सुनेंगे तब जाके कंसेप्ट क्लियर होगा। और अपनी घर की दीवारों को स्वयं जब आप देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट पे बताइएगा, तो इस तरह के 2-4 क्वेश्चन और करा दूंगा। तो देखिए एरिया वाला चैप्टर भी आपका कवर हो गया और इसका आंसर आएगा 200। तो देख लेते हैं भाई इसका आंसर कहीं 200 दिया है क्या ऑप्शन में, तो देखिए बिल्कुल पहला ऑप्शन आपको 200 मीटर स्क्वायर गिवन है। आगे बढ़ जाते हैं, देख लीजिए कितना स्टैंडर्ड पेपर है 2017 का, ये 2021 है। सोच लीजिए क्या होने वाला है। आईना दिख गया होगा मेरे हिसाब से अभी तक। अगला क्वेश्चन है, देखो भाई डिविजिबिलिटी पर आ गया। ये नंबर वाला ही चैप्टर है, उसमें डिविजिबिलिटी भी आती है कि कौन किससे डिवाइड होगा। 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, ये आपको याद होनी चाहिए। इफ़ 604-6 मतलब बीच में नंबर खाली है इज़ डिविजिबल बाई 11 देन द इंटीजर इन द ब्लैंक स्पेस इज़। यदि संख्या 604 खाली स्थान 611 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा। अब इसको करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल है क्या। डिविजिबिलिटी रूल 11 का क्या होता है, तो जरा इसको फटाक से समझ लेते हैं क्योंकि आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। क्या होता है देखिए 11 में, जैसे मान लीजिए नंबर है, अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। मान लो नंबर है 1 4 8 6 9, ये एक नंबर है। हमको चेक करना है कि 11 से ये डिवाइड होता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक छोड़कर एक इनको जोड़ लेते हैं, मतलब पहला वाला, तीसरा वाला और पांचवा वाला, मतलब ऑड नंबर पे जितने हैं उनको जोड़ लो। मतलब 1 + 8 + 9 कितना हो गया 9 10 और 18 कितना हो गया 18। तो मैं लिख दे रहा हूँ 18। और जो बचे वाले हैं कौन बच गया 6 और 4 बचा। अब अगला कोई और होता तो हम उसको भी ले लेते, बट अगला कोई है नहीं, तो 6 4 कितना हो गया 10। 9 8 1 को जोड़ा और 6 और 4 को जोड़ा
आंसर पहले का आया 18, दूसरे का आया 10। अब जो ये आंसर आए इनको आपस में माइनस करो। माइनस करने के बाद अगर ज़ीरो आ जाए, अगर माइनस करने के बाद ज़ीरो आ जाए या फिर 11 की टेबल का कोई भी नंबर, मतलब 11, 22, 33, 44 ऐसा कुछ भी आ जाए तो वह नंबर डिवाइड होगा। भाई आंसर माइनस करो, 8 आया, ना तो ये 0 है और ना तो ये 11 की टेबल में है, तो जो ये नंबर था भाई आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। यही कंसेप्ट हमको इस क्वेश्चन में इस्तेमाल कर देना है। क्या कर देना है भाई, देख लेते हैं फटाक से। खाली स्थान देख लेते हैं भाई, पहले क्या था मतलब हमको कौन कौन से पेयर बनाने थे। तो पहला वाला, तीसरा वाला और पांचवा वाला, 6 4 10, 10 और 6 16। यहाँ पर मान लो x है तो x और 0, तो 0 प्लस x हो गया, ये लिख दिया। क्या करते थे, दोनों को माइनस करते थे। अब देखो कंसेप्ट की बात है, इधर तो 0 ही है, ख़त्म ही बात, मतलब एक ही नंबर होगा केवल। तो जरा 16 में से जब x घटाओ तो 11 आना चाहिए। यही तो नियम था कि 11 की टेबल या 0 आ जाए। तो मतलब क्या भाई, 5 घटा दो 16 में से तो 11 आता है। तो जो यहाँ पर नंबर आएगा वो 5 आएगा। तो अब ज़रा चेक कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। 0 प्लस 5 करते तो 5 आता, दोनों को माइनस करते 16 माइनस 5 11, नंबर डिविजिबल हो जाए। ये डिविजिबिलिटी रूल है। तो भाई पहले वाले का आंसर 5। अगला क्वेश्चन आपका थ्योरी बेस्ड है, जिसको आंसर आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत है तो। ट्वाइस द लार्जर ऑफ द टू नंबर is 3 more than 5 times the smaller, and the sum of the 4 times the larger and 3 times the smaller is 71. What are the numbers? दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने के 3 से ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो संख्याएं बताइए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही क्या हो गया, हे भगवान है क्या, इसको छोड़ो, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आगे बढ़ो। बट छोड़ने वाला ज़माना नहीं है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। माफ़ करिएगा, शायद इसका आंसर मेरे से स्किप हो गया है। नहीं, नीचे दिया हुआ है, माफ़ करिए, हाँ नीचे दिया हुआ है, ये बिल्कुल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, लेट द लार्जर नंबर बी वाई। दो बोला था ना, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, मान लेते हैं बड़ा नंबर वाई है और छोटा नंबर x है। क्वेश्चन क्या बोला था, बड़े नंबर का जो 2 गुना है, बड़े नंबर का 2 गुना वह छोटे नंबर के 5 गुना से 3 ज़्यादा है। क्वेश्चन बन गई, ध्यान से सुनना। बड़े नंबर का दुगुना वो बड़ा है, तो जब बड़ा है तो भाई सोचिए ना, जब छोटी चीज़ों को जोड़ोगे तभी तो बड़ी चीज़ आती है, तो इसलिए बड़ी चीज़ को हमने इक्वलिटी में रख लिया। वो किसके बराबर है, छोटे नंबर के 5 गुना से 3 ज़्यादा, तो छोटे नंबर का 5 गुना करा, उसमें 3 जोड़ दिया तो बड़ा नंबर मिल गया, काम खत्म। आगे देख लेते हैं, आगे बोल रहा था, क्या बोला था, थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा था कि छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का जोड़ 71 है। भाई देखो, बड़ी संख्या के 4 गुने, सॉरी 71 है, बड़ी संख्या के 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुने को अगर जोड़ते हो तो 71 आता है, ये 71 है। तो हमने भाई बड़ी संख्या का 4 गुना किया, छोटी संख्या का 3 गुना किया, दोनों को जोड़ दिया तो आंसर 71 आ गया, 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब भैया ये फिर क्लास 9 का क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको दोबारा, क्योंकि सब चीज़ें नहीं होंगी अगर आपके लिए। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को ऐसा बनाते हैं कि एक जैसी दिखें, मतलब y और x वाले हमने एक तरफ ले आए हैं और इधर भी y और x वाले एक तरफ ले आए हैं, नंबर वाले को एक तरफ ले गए, नंबर वाले को एक तरफ ले गए। तो जब ये 5x इधर उठ के आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इक्वेशन बन गई 2y माइनस 5x इक्वल टू 3, और यहाँ पर तो सब कुछ सही था ही, 4y प्लस 3x इक्वल टू 71। ठीक है, 71 है, ध्यान रखिएगा।
अब कंसेप्ट को समझो ध्यान से, क्या करने वाले हैं हमें भाई, क्वेश्चन को करना है सॉल्व करेंगे कैसे, एक ना एक वेरिएबल को हटाकर, या तो y को हटाओ या तो x को हटाओ। अब x देखो इजीली हट सकता है, क्योंकि देखो एक प्लस में एक माइनस में, और प्लस माइनस माइनस होता है, ये आप सभी को पता है। तो कोशिश करते हैं, क्या करते हैं हम, ऊपर वाले पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे 3 पचे 15 हो जाएगा, और नीचे वाले पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। तो -15x प्लस 15x आपस में कट जाएंगे, ये हमने दिमाग लगा रहा। मल्टीप्लाई किया तो 6y माइनस 15x इक्वल टू 9, और नीचे मल्टीप्लाई किया 5 का तो 5 चौक 20y प्लस 15x इक्वल टू 355। 15x से 15x कट गया, बाकी सबको जोड़ दिया, 26y और 364। 26 यहाँ मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा, डिवाइड किया तो आंसर आ गया आंसर आ गया 14। बड़ा नंबर 14 आ गया, तो छोटा नंबर कितना हो जाएगा, सोचना ही नहीं है, ऑप्शन देखिए 14 और 5, आंसर आपका तीसरा। आगे बढ़ते हैं। अ क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑन ऑल इट्स वॉल फेसेस if it is sliced into 1 centimeter cubes, how many 1 centimeter cubes will be here have exactly one of their faces painted? क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये कितना बड़ा भी गणितज्ञ होगा, जब तक कंसेप्ट को नहीं समझेगा कभी जिंदगी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। क्या क्वेश्चन बोला, ध्यान से सुनो। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया गया है। क्यूब जानते हैं, जो खेलने वाला होता है, जिसको क्यूब बनाते हैं वो। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है, अब उसमें छोटे छोटे क्यूब काट लेते हैं, कितने कितने साइज के, एक एक साइज के, 1 सेंटीमीटर क्यूब साइज के घन क्यूब काट लेते हैं, तो कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। मतलब आपको वो केवल ढूंढने हैं क्यूब जिसके एक ही साइड पर केवल पेंट लगा हो, 2 साइड 3 साइड पर लगा होगा तो वो माना नहीं जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें क्यूब को देखना पड़ेगा। ये एक बड़ा सा क्यूब था जो कि 5 5 5 का था, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 का, बिल्कुल देखिए यही 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर का है, और 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर का ये भी है, देख सकते हैं आप। अब बोल रहा है क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर के आपको ये काट लेने हैं, देख सकते हैं सभी 1 सेंटीमीटर के हैं। और बोला है कि बाहर पेंट किया है, तो देखो भाई ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है, कहीं सफ़ेद होगा कहीं कुछ होगा, ये आप सभी ने क्यूब देखा ही है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले क्यूब को देखूं तो भाई देखो ये 3 जगह से पेंट है, 1 2 3। हमें कौन से चाहिए, जिसमें केवल एक ही पेंट हुआ हो, ना 2 ना 3 ना 4 ना 5, सिर्फ एक। भैया देखो सबसे ऊपर वाला कैंसिल हो गया, ठीक। इस वाले को देखो, इसमें 2 में पेंट है, इसमें 2 में पेंट है, इसमें 2 में पेंट है, और इसमें तो 3 में पेंट हो गई। इसी तरीके से पूरे क्यूब को आपको देखना है, इधर भी देखो, इधर भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, तो नीचे वाला भी, नीचे वाला भी, नीचे वाला भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब में या तो 2 या तो 3 जगह पेंट हो रखा है। अब आप इन बीच वाले को ध्यान से देखो, ये देखो, अब ये तो अंदर तो पेंट करोगे नहीं, केवल दीवार पे ही तो पेंट हुआ है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये सिर्फ यहीं पेंट होगा, ये भी यहीं पेंट होगा, ये भी यहीं पेंट, ये भी यहीं पेंट, ये भी यहीं पेंट, ये भी यहीं, ये भी यहीं, ये भी यहीं। तो ये सिर्फ 9 ब्लॉक ऐसे हैं जो केवल एक ही जगह से पेंट हुए होंगे, अंदर पेंट नहीं हो सकता, और इनका कहीं से और कोई भी टच या किसी से रिश्ता नहीं है। अब 9 क्यूब ऐसे निकले जिस पर केवल एक जगह ही पेंट है। अब जो क्यूब होता है उसमें कितने फेस होते हैं, मतलब कितनी साइड्स हैं, तो एक ये होता है, 2 3, इसी तरीके से 4, इसी तरह से 5, और इसी तरीके से जो पीछे वाला वो 6। तो जब एक में 9 निकल आए तो भाई बाकियों में कितने हो जाएंगे, 9 6 का 54, मतलब टोटल 6 फेस थे, एक फेस से ही 9 निकले, तो बाकियों से कितने निकलेंगे, 54। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने फिगर अच्छे से आपके सामने रख दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
which measures of the central tendency get affected if the extreme observation on descending order are both the ends of data arranged in descending order are removed। मतलब एक ऑब्जर्वेशन है नंबर्स का, अगर लास्ट के दोनों हटा दिए जाएं, मतलब पहला वाला और लास्ट वाला दोनों हटा दें, तो किस चीज़ पर इफेक्ट पड़ने वाला है? मीन पर, मोड पर, या मीडियन पे? माध्य पे, माध्यक पर, या फिर बहुलक पे? अब भाई जिसको मीन, मोड, मीडियन निकालना आता होगा तो वही कर पाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि मीन निकलता कैसे, मोड कैसे निकलता है, मीडियन कैसे निकलता है। भाई मीन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सभी को जोड़ो और डिवाइड कर दो। तो भाई आपने जब 2 हटा दिए तो आंसर तो अलग हो जाएगा, तो मीन तो इफेक्ट होने वाला है। मोड का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आया। अब मान लो पहली वाली जो संख्या थी वो ही सबसे ज़्यादा बार थी, अब आपने 1 हटा दिया तो आंसर तो बदल गया ना, तो मोड भी बदल जाएगा। लेकिन जो मीडियन होता है वो कैसे निकलता है? वो क्या करता है, उसका फॉर्मूला है, बट मैं व्यवहारिक तौर पर बता देता हूँ। बीच का जो नंबर होता है वो उसका मीडियन होता है। तो देखो मान लो 5 संख्याएं थीं, 2 निकल गई, 3 बची, तो 3 का जो बीच है वही तो 5 का बीच होगा। ध्यान से सोचते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन था उसमें एक ऑब्जर्वेशन थी, एक 6 थी, अगली भी 6 थी, फिर मान लो 8 थी और एक 10 थी। अब इनका बीच का देखो नंबर कौन सा है? 6 है। भाई इधर के 2 हटा दो, इधर के 2 हटा दो, बीच का 6 है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम मान लो 1 भी हटा देते हैं और 10 भी हटा देते हैं, तो भी तो देखो भाई 6 और 8 का बीच क्या रहा? 6 ही तो रहा। तो जो आपका मीडियन है वो आपका नहीं बदलेगा अगर आप क्या करें, लास्ट और पहले की संख्या को हटा दें। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट होने वाली हैं? सिर्फ मीन और मोड, जबकि तीसरा आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Every digit of a natural number is either 3 or 4. The natural number is divisible by both 3 and 4. What is the smallest such number? किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, वह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए फिर से डिविजिबिलिटी रूल का तीसरा क्वेश्चन है। तो अगर आप डिविजिबिलिटी रूल वाला चैप्टर ही कम से कम अच्छे से पढ़ जाए, नंबर्स वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ जाए, तो 3-4 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही तय हो जाते हैं, अच्छे से कन्फर्म वाले, कोई तुक्काबाजी नहीं। अब 3 और 4 की डिविजिबिलिटी रूल आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है सभी को जोड़ो, जितने भी डिजिट्स दी हैं, और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3, 123 एक नंबर है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो 3 2 5 और 1 + 6, तीनों को जोड़ दिया, 6 आया। तो क्या 6 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब सबसे पहली चीज़ यहीं जोड़ लेते हैं कि 3 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है। तो भाई देखो 3 3 3 3 6 9, हाँ ये हो सकता है। 4 4 4 4 4 6 12, हाँ हो सकता है। 4 4 8, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 4 4 8 4 12 4 16, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन ही आपके पास केवल बचे हैं जो कि 3 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना है और 4 से भी डिवाइड होना है। तो 3 वाला तो चेक कर लिया, 2 हट गए अपने आप। चेक करते 4 वाले के लिए क्या बोला है। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। एग्जाम्पल 8 4 6 9, आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या डिवाइड हो रही है? नहीं, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। तो 333 33 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, अपने आप 44 पर आप आ जाओ, डिवाइड होता है। तो इसका जो आंसर हो गया सेकंड, बिना पेन चलाए आपने चेक कर लिया अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है। 4-5 नंबर फिक्स। अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन। देखिए वैसे आपको ये पता होना चाहिए, ट्राइंगल का 180 होता है, 4 साइड वाले का 360 होता है, 5 वाले का 540 होता है। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, बट फिर भी बात कंसेप्ट की है तो फॉर्मूला देख लेते हैं। ये फॉर्मूला है n - 2 × 180।
किसी का भी पूछे यही फॉर्मूला लगता है। कितनी साइड थी? 5 साइड थी। 5 माइनस 2 गुणे 180, 5 माइनस 3 गुणे 180, 18 तिया 54, 540। कहीं है क्या ऑप्शन में 540? भाई देख लेते हैं। बिल्कुल, चौथा पार्ट 540। आगे भाई चलते हैं। अब अगला जो हिस्सा है वो है 4/7 ऑफ अ पोल इज इन द मड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। When 1/3 of it is pulled out, an 8-meter long piece of the pole still remains in the mud. What is the total length of the pole? एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा था। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींच जाता है, ध्यान रखना पूरे का नहीं, जितना धंसा था उसी का 1/3 भाग बाहर निकाल लेते हैं तो 8 मीटर का माप खंबा अभी भी धंसा हुआ है। अब बताओ कितने का लंबा पोल था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये रहा पूरा पोल, 4/7 भाग दबा हुआ है। पोल की लंबाई x मान ली तो कितना धंसा होगा? 4/7 धंसा होगा। तो आपने क्या किया? 4 × x/7, इतना भाग धंसा हुआ है। आगे देख लेते हैं। बोल रहा है इसमें से 1/3 ऊपर निकाल लिया। किसका? धंसे वाले का 1/3 निकाल लिया। तो कितना निकाल लिया? 1/3 निकाल के देख लो कितना आ गया। इतना निकाल लिया। ध्यान से सुनो, मान लो ये था पूरा आपका 4x/7, इसमें से 1/3 निकाल लिया। तो भाई 1/3 मान लो, इतना 1/3 निकाल लिया। ठीक, तो अब बचा कितना? तो आप क्या करोगे? टोटल में से इतना माइनस करोगे। तो टोटल कितना था? इतना। ठीक, ये कितना था? तो ये आपने निकाला ये टोटल का 1/3 कितना? इतना। ठीक, तो अब बोल रहा है कि इस पूरे पोल में इतना निकालने के बाद इतना जो बचा ये 8 है। और ये आपने कितना बचाया? तो आपने टोटल में से ये माइनस करने पर 8 आएगा। तो बस क्वेश्चन में हमने यही किया है। 4/7 भाग का 1/3 जब माइनस करो तो 8 आना चाहिए। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। x एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। 21 ऊपर जाएगा, 8 नीचे जाएगा, कटेंगे, कितना बचा? 21। तो जो टोटल पोल था वो 21 मीटर का है। कहीं ऑप्शन है क्या? बिल्कुल पहला वाला। ठीक, फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। फ्रैक्शन वाला हिस्सा आपका आ चुका है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। लंबी वीडियो है क्योंकि पेपर पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। वर्क एंड टाइम, कितना आपने काम किया और कितना आपका समय लगा, वो चैप्टर भी मैंने टिक कराया था, उसका भी हिस्सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलके उसको 20 दिन में करते हैं। तो बताइए ए अकेले कितने दिन में करेगा? इस तरह के क्वेश्चन बहुत पुराने हैं, हर साल आते हैं। करने के दो कंसेप्ट होते हैं, या तो आप एलसीएम लेके करिए या तो फिर आप फ्रैक्शन बनाइए। मैं इसको ऐसे करता हूँ, फटाफट देख लेते हैं। ए प्लस बी 12 मिलकर करते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में करते हैं, सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 60 आएगा। तो ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करेंगे, बी प्लस सी 4 काम करेंगे, सी प्लस ए 3 काम करेंगे। ध्यान से एक बार समझो, ये 12, 15, 16, 20 क्या है भाई? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी मिलके पूरा काम 12 दिन में करते हैं। तो हमने ये निकाला कि ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। बी प्लस सी मिलके 15 दिन में पूरा काम कर डालते हैं, लेकिन बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं। और सी प्लस ए मिलके 20 दिन में पूरा काम करते हैं। तो सी प्लस ए मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। ये क्या किया है हमने? एलसीएम लिया है 12, 15, 20 का एलसीएम 60 आया। फिर डिवाइड किया तो 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 20 दिया 60। ये एक दिन का तीनों का मिलाकर काम आ चुका है। हमको ए का अकेले का चाहिए, किसी के साथ का नहीं चाहिए। माफ़ करिएगा। तो हम क्या करने वाले हैं? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस
सी प्लस ए एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 5 4 9 3 12, ये सब एक दिन में 12 काम करते हैं। सब मिला लो, कितने ए थे, 2 ए थे, बी कितने थे, 2 बी थे, सी कितने थे, 2 सी थे, 2 हमने तीनों में से कॉमन ले लिया, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइड करेगा, तो कितना बचा, 6। ए प्लस बी प्लस सी 6 काम करते हैं। अब बी प्लस सी देखो आपको गिवन था, हमने निकाल चुका है यहाँ पे कितना, 4, तो बी प्लस सी 4 करते हैं, 4 यहाँ पर आके माइनस करेगा, तो ए एक दिन में 2 काम करता है। ए अकेले एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो ए पूरा काम करने में कितने दिन लगाएगा, तो 60/2 कर दो, तो 30 दिन में वो पूरा काम कर पाएगा। भाई आप लोग, जिन लोगों को मैथ्स नहीं उतनी अच्छी से आती है, तो उनके लिए ज़रूर ये बहुत बड़ी चीज़ें लग रही होंगी, बोर भी हो रहे होंगे, शायद नींद आ रही होगी, शायद आपने अब तक वीडियो बंद भी कर दी हो, लेकिन नाम आईना वीडियो इसीलिए रखा गया है, सॉल्यूशन भी मिले और आपको अपनी स्थिति भी दिख जाए कि आप कहाँ पर हैं और अभी आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। लास्ट में पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में इसका एक समअप करूँगा, ठीक है, वो आप ज़रूर सुना करिए। देखिए हम लोग की आदत होती है कि हम आखिरी तक आते आते वीडियो बंद कर देते हैं, लेकिन लास्ट में ही हम समअप करते हैं। इस 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधा घंटे की जो वीडियो बनी, लास्ट में हमने क्या समझा या क्या पाया, वो ज़रूर सुना करिए ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो सके। तो आंसर हो गया 30 डेज। आगे आ जाते हैं, ये तो क्वेश्चन है, सीधे इसका आंसर है, कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। इसका 4th आंसर होगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये एक थ्योरम है, ये आपको पता होनी चाहिए। सीधे सीधे इसका आंसर है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द डिफरेंस इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स आर 5 and 36, फाइंड देन देयर रेसिप्रोकल डिफर बाई। कितना घुमाया, देखिए फिर नंबर वाला क्वेश्चन आया, 5वां क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से। सोच लीजिए अगर आप केवल नंबर सिस्टम को तैयार करके जाएंगे तो 5-6 नंबर आपके क्लियर हैं। तो समझिए पेपर को, क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 व 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है, मतलब रेसिप्रोकल करने के बाद माइनस भी करना है। देख लेते हैं सॉल्यूशन को, 2 नंबर ले लेते हैं x और y, उनको माइनस करने पर 5 आता है, गुणा करने पर 36 आता है। फिर से हम क्या करेंगे, y को हटा के, किसी को एक को भी हटा सकते हैं, हमने इस बार x को हटा के हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो 2 नंबर क्या क्या हो गए, एक नंबर हो गया आपका y और दूसरा नंबर हो गया y + 5। क्वेश्चन क्या था कि उनको गुणा करने पर 36 आता है, जोड़ने पर माइनस करने पर 5 आता है। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, दोनों को माइनस करने पर 5 आता है और जोड़ने पर 36 आता है, गुणा करने पर 36 आता है। हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली x की, कैसे निकाली, y को इसके पास भेज के। इन दोनों को गुणा करने पर 36 आता है, हमने यही चीज़ पकड़ ली, हमने रख दिया इसी जगह पे कि y + 5 को और y को गुणा करने पर 36 आता है। ठीक बात हो गई। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए फिर से आ गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिट, गुणा करने पर 36 चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 5 चाहिए। तो हमने क्या किया, 9 और 5, 4 को ले लिया, क्योंकि 9 में से 4 जाता है माइनस तो 5 आता है और 9 चौको 36 होता है। बस वही काम फटाफट फिर से चालू किया, 9y - 4y किया, इधर से y कॉमन लिया तो बचा y + 9, -4 कॉमन लिया तो इधर से बचा y + 9, y और 4 को ले लेंगे तो y - 4 और y - 9। तो पहला नंबर हो गया क्या, 4 और दूसरा नंबर हो गया 9। अब इनका व्युत्क्रम, इनका रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है, मतलब 1/4 और 1/9। अब उनको माइनस करने पर क्या आंसर आएगा, तो 1/4 और 1/9 को इधर लिख लिया, माफ़ करिएगा ये नहीं है, 1/4 और 1/9 को जब माइनस किया तो आंसर आया 5/36। कहाँ है 5/36 भाई, देख लेते हैं कहीं है क्या, जी बिल्कुल है आपका 5/36। अगला देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है,
A two-digit number is such that the product of its digits is 6. If 9 is added to the number are reversed. The number is, किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने के से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वो संख्या क्या है? नंबर से एक और क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है। देखिए नंबर्स में से कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो समझ सकते हैं आप। क्या बोल रहा है देखो, एक 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी हो सकता है। अगर हम उनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं ना भाई, देखो 6 एकम 6, हाँ हो सकता है। 5 तियाँ 15, बिल्कुल भी नहीं, ख़त्म हो गई बात। 4 तियाँ 12, ख़त्म हो गई बात। 3 दूनी 6, तो 2 ऑप्शन आपके पास ऐसे आ गए हैं जो हो सकते हैं, या तो 16 होगा या तो 23 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था उन दोनों के डिजिट्स को गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। आगे देख लेते हैं। 9 जोड़ने पर संख्या बदल जाती है। संख्या रिवर्स मतलब क्या होता है? 16 का 61 हो जाना, ठीक, 15 का 51 हो जाना, ये रिवर्स हो गई। ये क्या हो गई? आपस में बदल गई। तो 16 और 23, 2 ऑप्शन बचे थे, 16 और 23। इसमें 9 जोड़ो, इसमें भी 9 जोड़ो, तो 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25। क्या 16 का 61 हुआ? नहीं। 23 में 9 जोड़ो, 32। क्या 23 का 32 हो गया? बिल्कुल हो गया। तो जो आपका आंसर है वो 4th पार्ट है, दैट इज 23। ऑप्शन से ही आंसर निकाल लिया गया। आगे बढ़ जाते हैं। द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम शोज, मतलब ये है कि किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई क्या दर्शाता है? तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जो है, मतलब पहला ऑप्शन। इन ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, पैडागोजिकल क्वेश्चन है, स्वयं करिएगा। द डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री, द एंगल्स आर। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि जिनका जोड़ 90 हो, 2 एंगल जिनका जोड़ 90 हो। तो भाई पहले यहीं चेक कर लेते हैं कि 90 किस किस का जोड़ है। देखो भाई 70 110 हटा दो, 70 100, 70 30 100 हटा दो, 65 और 35 कितना होता है? अब देखो भैया 65 और 35 कितना होता है? 5 5 10 और 6 3 9, ये भी हटा दो, बात ही ख़त्म हो गई। 25 65 90, आंसर हो गया तीसरा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या जिसे कहते हैं कोटि पूरक, तो उनका जोड़ कितना होता है? 90 होता है। When 12 10 12 1 2 1 0 1 2 is divided by 12, the remainder is, बढ़िया क्वेश्चन है। डिवाइड करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करेंगे 12 से तो आपको उत्तर मिलेगा कितना? 4। ठीक है बात। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द असेस्ड बाय द स्टूडेंट, ये भी क्या हो गया आपका? पेडागोजिकल क्वेश्चन हो गया, स्वयं करिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, तो इसको हम रेंज कहते हैं, ध्यान रखिएगा, माध्य कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या तो स्वयं से डिवाइड होते हैं। यहाँ पर आपका पूरा पेपर अब सॉल्व हुआ। वीडियो 1 घंटे के ऊपर की हो चुकी है। स्वयं सॉल्व करेंगे इस पेपर को तो मेरे हिसाब से 30 से 40 मिनट आपको लग जाएंगे। बहुत अच्छे गणितज्ञ होंगे तो शायद 30 मिनट में। इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपने क्या पाया? इस पेपर को सॉल्व करने के बाद यह आया कि अगर हम नंबर सिस्टम को ही पढ़ लें, 6 क्वेश्चन हमारे कन्फर्म हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको पता है एरिया से पक्का आएगा, एक क्वेश्चन स्क्वायर रूट से पक्का आएगा, एक क्वेश्चन आपका वर्क एंड टाइम से पक्का आएगा, एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से आएगा, एक क्वेश्चन परसेंटेज से आएगा। जब आपको ये पता है कि इन टॉपिक से 100% क्वेश्चन आना ही है तो आप इसकी तैयारी क्यों नहीं कर रहे? ये तो एक पेपर है, अगला पेपर 18 वाला जहाँ मुझे मिलेगा मैं उसकी वीडियो बना डालूंगा। तो जब आपको पता है कि ये टॉपिक्स आने हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? भाई कफन बांध के जाने से तो बेटर है कि आप इसको पढ़ें। अभी समय है, सितंबर अक्टूबर में जाके यूपी टेट होगा, तब तक आपके पास समय है कि आप यूपी टेट और सुपर टेट की मिला के मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। जब आप मिला के मैथ्स तैयारी कर सकते हैं, समय है
और आपको नौकरी चाहिए ही, क्योंकि आपको एक बात और पता है कि ये मौका गया तो अगला मौका कब आएगा ये भगवान ही जानते हैं। इसलिए फिर से लास्ट में ये चीज़ कहूँगा, यह बहुत सही समय है मैथ्स प्रैक्टिस करने का। मैथ्स की प्रैक्टिस करिए जितनी कर सकते हैं। टॉपिक बता चुका हूँ, धीमे धीमे प्रीवियस पेपर भी कराता रहूँगा और उन टॉपिक से क्वेश्चंस भी कराता रहूँगा, एनसीईआरटी बुक से कराता रहूँगा। आपको सिर्फ इतना करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा एक बार लगा लेना है। इतना भी नहीं कर सकते तो भैया नौकरी पाने की जो चाह है उसको छोड़ दीजिए। जो मेहनत कर रहे हूँ तो भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर मांगता है आदमी, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, चैनल कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, तो और मेहनत करने का मन करता है। आई होप आईना दिख गया होगा, कितनी और मेहनत करनी है ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो अब आप लोग आलस छोड़कर मैथ्स की किताबें कॉपी निकाल कर या फिर जो मेरी वीडियोस हैं उन्हीं के केवल क्वेश्चंस को देख देख कर मैथ्स की प्रैक्टिस चालू करना स्टार्ट कर देंगे। तब जाके 30 में से आपके 20 नंबर कंफर्म होंगे। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते वो 15 नंबर ला सकते हैं, जो 20 ला रहे थे वो 22, 23, 24 ला सकेंगे, और जो शायद 25 सोच के चल रहे होंगे वो 28, 29 कर सकेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। लाइक बनता है, सब्सक्रिप्शन और बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने मित्रों में भी शेयर करिए और देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द आईना वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस